और दिग्विजय सिंह जी के मंत्रिमंडल में सदस्य थे मुसराना साहब के साथ हम लोग काम किए ही हैं। लेकिन आपको याद होगा कि दूसरे कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी ने 5 राजभोगी शहरों को उन्होंने अपना प्रभार लिया था और मैं अटैच टू सीएम था। कुछ दिनों के लिए जबलपुर भी मीटिंग लेने के लिए रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, उज्जैन, इन 5 शहरों में जाना होता था। लेकिन जबलपुर हम लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। आज हम लोग टंका साहब के चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं पूरे देश में। 4थे चरण की चुनाव 29 तारीख बहुत नजदीक है। इस बीच में जो बातें सामने आई है, आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 5 साल बाद मैं रिपोर्ट कार्ड सौंपूंगा, जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन हम लोग देखते रहे कि प्रथम चरण के पहले करेंगे, दूसरी चरण के पहले करेंगे, तृतीय चरण के पहले करेंगे, अब 4था चरण, और मैं समझता हूं कल या परसों आपके यहां आ भी रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जिन मुद्दों को लेकर वो 2014 के चुनाव लड़े, चाहे अच्छे दिन की बात हो, चाहे सबके साथ सबका विकास हो, चाहे न खाऊंगा न खाने दूंगा, या फिर विदेश से काला धन लाने 15-15 लाख हर के खाता में जमा करने और 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने, ये सब बातें उन्होंने कही थी। 2G स्कीम के बारे में कहा था, कोल स्कीम के बारे में कहा था। लेकिन 5 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। या विदेश से काला धन आया तो कितना मिलेगा लोगों को, इसका भी आंकड़ा नहीं बता पाए। दूसरी बात, जो उन्होंने 5 साल में जो काम किया, सबसे पहले लोगों को झाड़ू पकड़ाने का काम किया और खुद विदेश यात्रा चले गए। दूसरा काम उनका नोटबंदी रहा कि देश के अंदर के जो काला धन है वो बाहर आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक के वो आंकड़े नहीं बता पाए कि कितना पैसा जमा हुआ। काले धन की बात तो छोड़ दीजिए, कितना रुपया जमा हुआ आरबीआई में, ये तक नहीं बता पाए। तीसरा उनका काम था, वो जैसे दूसरे आजादी बताकर रात को पार्लियामेंट में 12 बजे देश को एड्रेस करते हुए उन्होंने जीएसटी लागू की। और जीएसटी में कितने संशोधन हो चुके हैं वो आप सब देख रहे हैं। तो 2 बातें हुई, एक तो उन्होंने जो कहा था उन्होंने किया नहीं। दूसरा, जो कार्यक्रम थे वो सारे असफल हुए, चाहे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, वो सारे असफल हुए। तो 5 साल के कार्यकाल है, असफलता भरा रहा है। तीसरा हिस्सा इस चुनाव का है जिसमें अभी तक के वो ये नहीं बता पाए कि यदि आने वाले 5 साल में उनको फिर से मौका मिलता है तो क्या करेंगे। ये 3 हिस्से हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और सवाल चौथा, पत्रकारों के साथ में बैठा हुआ हूं, मुझे ऐसा कोई घटना याद नहीं है जिसमें किसी भी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक सारे प्रधानमंत्री प्रेस से बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर साल करते थे। कभी विदेश यात्रा जाते थे, पत्रकारों के साथ ले जाते थे और लौटते लौटते पत्रकार वार्ता करते थे। लेकिन एक पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और जो अभिनेता हैं वो तो राजनीति में आ ही रहे हैं बहुत पहले से। अब अभिनेता पत्रकार भी बन गए हैं। अब आपके भी काम वो लोग करना शुरू कर दिए हैं। सवाल यही है कि आज सवाल पूछना अपराध है। चाहे पत्रकार पूछे, चाहे जनता पूछे, चाहे किसान पूछे, नौजवान पूछे, चाहे महिलाएं पूछे, नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछना पसंद नहीं। मन की बात रेडियो में करते रहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है
राहुल गांधी जी जब भी जहां भी जाते हैं वो चर्चा करते हैं, चाहे वो पत्रकारों से हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं से हो, चाहे किसान से हो, नौजवान से हो, महिलाओं से हो, छात्र छात्राओं से हो, सबसे वो चर्चा करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, खुद भी सवाल करते हैं और सवाल के जवाब भी देते हैं। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे नेता विश्वास करते हैं और उन्होंने ये कहा कि 5 साल तो लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, अब हमको मौका दीजिए, हम न्याय करेंगे। किसानों के साथ न्याय, ऋण माफी से ऋण मुक्ति की तरफ। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे अब पहले मुख्य बजट के साथ साथ रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था, पिछले 5 साल से वो बंद कर दिया गया। लेकिन आज बहुत देश में 65% लोग आज भी कृषि पे आधारित हैं और इसलिए राहुल जी ने कहा कि हम कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेंगे ताकि उनके दवाई, खाद, बीज, एमएसपी सारी चीजों पे विस्तार से चर्चा देश के सर्वोच्च पंचायत में हो सके। दूसरा, उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि जो 24 लाख पद पूरे देश में रिक्त हैं उसकी भर्ती करने का काम, महिलाओं के लिए भी आरक्षण, उनके स्वावलंबन की दिशा में, स्वावलंबी बने इस दिशा में काम करने की बात, छात्रों के लिए भी 12वीं तक की पढ़ाई में कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो सबके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीबी पे वार 72,000। हिंदुस्तान में 20% लोग आज भी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें 5 करोड़ परिवार आते हैं, जिसकी संख्या लगभग 20 करोड़ है। इनको 72,000 रुपया हर साल महीने के 6,000 प्रतिदिन हिसाब से करें तो 200 और 5 साल में 3,60,000 ये देने की बात उन्होंने कही है। एक विजन कांग्रेस पार्टी की है। जिस प्रकार से आदरणीय धनखा साहब ने जबलपुर के लिए, कल से मैं आया हूं, उनके भाषण भी सुने, आपस में चर्चा भी किए, तो जबलपुर के लिए उनकी अपनी विजन है कि जबलपुर में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं। और उन्होंने इन 4 महीने के कार्यकाल में नई सरकार बनने के बाद जो जबलपुर के लिए जो उन्होंने बजट आवंटित करवाया, कैबिनेट की बैठक करवाई, तो एक लगता है कि किसी व्यक्ति का किसी शहर के प्रति, यहाँ शहर के लोगों के प्रति कितना लगाव है, ये बात स्पष्ट होता है। अब आपके तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी फ्रंट फुट पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है, कोई भी सवाल पूछा जाता है तो पाकिस्तान और सरहद की दुहाई दी जाती है। तो ये जो मुकाबला है स्थानीय और विकास के मुद्दों पर, कांग्रेस तमाम मुद्दों पर जा रही है, वहां पर राष्ट्रवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। मोदी जी खुद अपने कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो सेना के 100 रुपये वोट मांग रहे हैं और सेना के अधिकारी कर रहे हैं, भाई हमारे नाम से वोट मत मांगिए। निर्वाचन आयोग भी करें कि फोटो उपयोग करना मना है। और राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद जो सीमा में तैनात है, जो हमको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रवाद है। जो किसान खेत में हल चला रहा है, वो भी राष्ट्रवाद है। जो मजदूर पसीना बहा रहा है और निर्माण कार्य में लगे हैं, वो भी राष्ट्रवाद है। जो शिक्षक स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी राष्ट्रवाद है। और सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो आप सामने हैं, जो प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में आप खड़े हैं, वो राष्ट्रवाद है। क्या इनके पक्ष में बात करना वो राष्ट्रवाद है, विरोध करना राष्ट्र विरोधी है? आपको लगता है कि जो बीजेपी का कोर वोट था और कोर मुद्दा था राष्ट्रवाद के अलावा था कि हिंदुत्व था, तो वो साध्वी को वहां पर से खड़ा करके, भोपाल से खड़ा करके ये हिंदुत्व का मुद्दा
इन्होंने छीनने की कोशिश की सॉफ्ट हिंदुत्व से, जो कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई, तो एक बार फिर वो कोर वोट की ओर आ गए कि हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने मतलब कार्ड खेला वहां पर भोपाल में। देखिए, अटल जी के भी भाजपा को हमने देखा है, आडवाणी जी की भी भाजपा को देखा है। ये नई भाजपा है जिसमें तड़ीपार अमित शाह जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक के प्रज्ञा ठाकुर जी की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ से भी उनके संबंध रहे हैं। बिलाईगढ़ में उनकी जीजा जी नौकरी करते थे वेयर हाउस में। 2001 की घटना है, वो हमेशा चाकू लेती थी और शैलेन देवांगन नाम के नौजवान के सीने में उन्होंने चाकू घोंपा था। अनेक और मारपीट की घटनाएं होती रही है। ये शुरू से ही आदतन अपराधी की तरह उनका व्यवहार रहा है। एक साध्वी तरह व्यवहार तो कहीं दिखाई पड़ता नहीं। उसके पूरा जीवन को अब देखें, एक अपराधी की तरह उनका व्यवहार रहा है। तो अमित शाह जी इसी प्रकार के लोगों का चयन करेंगे। सर उमेश जी, एक प्रकार की बात, अच्छा, कल एक बात भी कही थी कि चूंकि संबंध है रायपुर छत्तीसगढ़ और जोधपुर की अगर बात करें, व्यापारिक संबंध की दृष्टि से भी अब आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। क्या इस लिहाज में कुछ तैयारी या? बिल्कुल, ये देखिए हमारी सीमा लगी हुई है और दोनों जगह पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। व्यापारिक तो है ही, लेकिन पर्यटन के भी बहुत संभावनाएं। जबलपुर से लेके आप बस्तर तक ही चले जाइए, अमरकंटक बीच में है। तो बहुत सारी संभावनाएं जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। चूंकि अब मध्य से रिलेटेड सवाल प्रदीप ने पूछ किया, उसी रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। आप स्टेट में जब आप आए थे तो राजस्व की स्थिति आपकी स्टेट में बहुत अच्छी है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन दिक्कत हमारी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर राजस्व उतना अच्छा अभी फिलहाल नहीं आ पा रहा है। नाथ साहब की सरकार आई, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदर्शन ठीक है, कई वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। वो कह तो रहे हैं कि धन का अरेंजमेंट करेंगे,